फार्माकोडायनामिक्स आज का जो लेक्चर है ये इतना ज़्यादा कोशिश यही होगी कि इसको जितना मैं सिंपल और जितना इजी कर सकूं तुम लोगों के लिए उतना ज़्यादा ये मेरे लिए भी आसान रहेगा, तुम लोगों के लिए समझना भी इजी रहेगा। बिकॉज फार्माकोलॉजी जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इट्स अ रिलेटिवली ड्राई थिंग और बहुत मुश्किल हो जाती है ख़ासतौर पे इस प्लेटफॉर्म से फार्माकोलॉजी पढ़ाना और फार्माकोलॉजी समझाना। ठीक है, थोड़ा सा तेज चलेंगे हम लोग। फार्माकोलॉजी के अंदर फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स आपके दो मेन चीजें हैं। ठीक है, अगर तुम लोग गौर से देखो तो नेचर ऑफ ड्रग्स ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय नेचर ऑफ ड्रग्स? ठीक है, नेचर ऑफ ड्रग्स क्या होती है? ड्रग्स कैन आइदर बी इनऑर्गेनिक आइंस, ठीक है, नॉन पेप्टाइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स या स्मॉलर पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स हम लोग को पता है कि प्रोटीन का छोटा हिस्सा होता है। न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, ये लिपिड्स की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, एनीथिंग जो आपके नॉर्मल सिस्टम को चेंज कर रही होती है, ठीक है, उसको आप जो है ड्रग का नाम देते हो। अब वो उसको नेगेटिवली इफेक्ट करे, उसको पॉजिटिवली इफेक्ट करे। ठीक है, ये चीजें ज़हन में रखना कि दे कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक आइंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पेप्टाइड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, दो फैक्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रग की फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्क्राइब करने में। उसमें सबसे पहली चीज होती है उसका मोलेकुलर वेट। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है। आपका मोलेकुलर वेट 3-4 से लेकर शुरू होता है और तकरीबन 50,000 के करीब जो है वो आपका मोलेकुलर वेट जाता है। मोलेकुलर वेट तुम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आ गए हुए हो, एफएससी के अंदर। ये आपके किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है, उसको कंबाइन करके जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स या जो भी उसके अंदर आपके आते हैं उन सब का वेट जो होता है कंबाइन करके दैट फॉर्म्स द मोलेकुलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट या जो भी आपकी चीज जिसका आप मोलेकुलर वेट ले रहे हो। ठीक है, यूजुअली आपको जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 100 से लेकर 1000 के दरमियान मोस्टली जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उनका मोलेकुलर वेट इतना होता है। जितना ज्यादा किसी का मोलेकुलर वेट होगा उतना मुश्किल होगा उसके लिए आपके सिस्टम में एब्जॉर्ब होना, ठीक है, और आपके सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है, ये चीज याद रखना। नंबर एक, साइज एंड मोलेकुलर वेट ऑफ द ड्रग। दूसरी चीज, ड्रग्स आपके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद ही वो कोई आपके किसी भी बॉडी के प्रोसेस को जो होता है वो तेज करते हैं या स्लो करते हैं। ठीक है, इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। या तो दे विल बी फॉर्मिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड याद रखिएगा किसी भी सब्सटेंस के दरमियान जब कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं तो दे आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक है, तो यूजुअली जिस भी ड्रग के साथ आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है रिसेप्टर का, वो इरिवर्सिबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, उससे वीकर होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दो चीजों के दरमियान जब ऑपोजिट चार्ज होगा, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, तो ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, लेकिन दे आर यूजुअली वीकर देन द कोवलेंट बॉन्ड्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का फायदा ये होता है कि ये यूजुअली जो होता है वो रिवर्सिबल आपके बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, और इसके जो तीसरे नंबर पर स्ट्रेंथ के लिहाज से आते हैं, दे आर द वीकर इंटरैक्शंस। इंटरैक्शन इज नॉट एग्जैक्टली अ बॉन्ड, इट्स जस्ट लाइक अ टेम्परेरी आपका जो इफेक्टर और ड्रग का रिलेशन बन रहा है उसको आप इंटरैक्शन का नाम देते हो। ठीक है, अच्छा, अब हैविंग सेड दिस थिंग, साइज एंड मोलेकुलर वेट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्रग का। और वो जो अपने रिसेप्टर के साथ जिस किस्म का बॉन्ड बनाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी चीज है। ठीक है, अब जरा दोबारा इसको देखो। हमने कहा था कि नेचर ऑफ ड्रग्स, उसके आगे दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, अब आपका ड्रग हमने बात कर ली कि ये लिपिड हो सकता है, कार्ब हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, इसकी इस नेचर, इसकी मोलेकुलर वेट और इसकी जो इफेक्टर, उसकी जो रिसेप्टर के साथ जिस तरह का बॉन्ड बन रहा है उस लिहाज से इसकी फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स जो होती है वो डिस्क्राइब होती है। अब फार्माकोडायनामिक्स और कोकाइनेटिक्स हैं क्या? ये तुम लोग अगर नीचे देखो तो ये डब्बे के अंदर रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर और रिसेप्टर साइट्स, इसके अलावा इनर्ट बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, अच्छा, एक चीज और,
अगर ये लेक्चर जो है वो अभी खत्म हो जाता है तो इसका मैं तुम लोगों को इनविटेशन दोबारा भेज दूंगा, यू गाइस कैन ज्वाइन अगेन, ठीक है? ओके। फार्माकोडायनामिक्स के अंदर रिसेप्टर और रिसेप्टर साइट्स, इनर्ट बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, और फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आपकी वो चीजें आ जाती हैं जिसमें आपके बॉडी में ड्रग मूव कैसे करना है, एब्जॉर्ब कैसे होना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना है, मेटाबोलाइज या ब्रेक डाउन कैसे होना है, और अल्टीमेटली गुर्दों के थ्रू जो है वो एलिमिनेट किस तरह से होना है। सिंपल अल्फाज में अगर तुम लोग पूछो कि फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या, तो वो ये है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? इट इज द एक्शंस ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग, ठीक है? बॉडी आपके ड्रग के साथ क्या करती है उसको हम फार्माकोकाइनेटिक का नाम देते हैं, ठीक है? जिसमें उसकी एब्जॉर्प्शन आ गई, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, उसका ब्रेकडाउन आ गया और अल्टीमेटली उसकी एलिमिनेशन आ गई। फार्माकोडायनामिक्स क्या चीज है? इट इज द एक्शंस ऑफ अ ड्रग ऑन द बॉडी, ठीक है? वो किन रिसेप्टर्स के साथ जाकर अटैच हो रहा है, ठीक है, कितनी डोज पर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, उसका थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक से मतलब थेरेपी, और थेरेपी से मतलब उसका इलाज के लिहाज से उसका जो मैकेनिज्म वो फॉलो कर रहा है वो कौन से वाला है, और अगर उस ड्रग की ज्यादती हो जाती है या वो गलत रूट से दे दिया जाता है तो उसके अल्टीमेटली टॉक्सिसिटी या उसके टॉक्सिक एक्शंस क्या होते हैं, ये तमाम चीजें आप फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो एक्शंस जो बॉडी आपके ड्रग के ऊपर करती है, ठीक है, वो आपके फार्माकोकाइनेटिक्स होते हैं, और जो ड्रग आपकी बॉडी के ऊपर करता है वो आपके फार्माकोडायनामिक्स होते हैं। अब पहली चीज जो हमने पढ़नी है दैट्स फार्माकोडायनामिक्स, ठीक हो गया? ये देख लो, अब तुम लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी। फार्माकोडायनामिक्स हमने बोला था कि जो चीज आपका ड्रग आपकी बॉडी के ऊपर करता है, ठीक है, उसमें आपके रिसेप्टर्स आ जाते हैं, बाइंडिंग साइट्स आ जाती हैं आपकी, ठीक है। फिर हमने बात की थी फार्माकोकाइनेटिक्स की कि वो चीज जो आपकी बॉडी आपके ड्रग के साथ करती है, उसमें ये देख लो सारी चीजें हैं, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स है, एब्जॉर्ब कहाँ से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, मेटाबोलाइज कैसे हो रहा है और एलिमिनेट कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ये एक बहुत बेसिक सा डायग्राम है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन का, तो इसको तुम लोग कह सकते हो कि एक इंतहाई बेसिक मॉडल है कि ड्रग्स किस तरह से बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। एक चीज होती है ड्रग जो आपने एक्सटर्नली बाहर से दे दी उसको, बॉडी के अंदर मौजूद हैं आपके रिसेप्टर्स, दिस इज अ रिसेप्टर, ठीक है। बाकी चीजों सबको छोड़ दो, सिर्फ ये जो सिलेंडर सा ये ग्रे से रंग का बना हुआ है ए, और सिर्फ इस चीज को ज़हन में रखो, ठीक है। ड्रग ने आके आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड होना है, ठीक है। रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद इट विल डेफिनेटली शो सम इफेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर में दर्द हुई, पैनाडोल की गोली आपने ले ली, ये पैनाडोल है, पैनाडोल के रिसेप्टर अल्लाह ने बॉडी के अंदर डाले हुए हैं, पैनाडोल जाकर इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगी और अल्टीमेटली अपना इफेक्ट दिखाएगी, और इफेक्ट आएगा आपके सर में दर्द की कमी की वजह की शक्ल में, ठीक है। अब ये एक ग्राफ देखो, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। वाई एक्सेस के ऊपर रिस्पॉन्स है और एक्स एक्सेस के ऊपर आपका लॉगरिथम ऑफ द डोज या डोज का लॉग है। सिंपली ये याद कर लो कि एक्स एक्सेस के ऊपर आप जिस जैसे इस तरफ को जाओगे आपकी डोज इंक्रीज होती जाएगी, और आपका रिस्पॉन्स वर्टिकली वाई एक्सेस के ऊपर जो आ रहा है वो आपका रिस्पॉन्स ऊपर की जानिब इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। दिस इज ए, ठीक है। ये देखो, ये जो ब्लैक वाली कर्व है ए अलोन की, अगर तुम लोग इसको फॉलो करो, ये वाली, मैं सिर्फ ए अलोन की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपने ड्रग दिया बॉडी के अंदर, वो रिसेप्टर पे जाकर अटैच हुआ और उसका एक इफेक्ट आया। आपने ड्रग दिया बॉडी को, ठीक है, उसकी आपने डोजेज एक स्पेसिफिक टाइम तक आपने इंक्रीज की, फॉर एग्जांपल 5 mg है, 5 mg पूरे का पूरा अपना पूरा असर लेने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। जैसे जैसे 5 mg मतलब 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg 5 mg बॉडी के अंदर एंटर होता जा रहा है, आपके ड्रग का जो रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। और डोज भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 mg पर अल्टीमेटली देखो डोज आपकी बढ़ानी बंद हो गई है, और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो आपकी डोज है, ठीक है, वो बंद हो गई है, और उसका रिस्पॉन्स जो है वो ये आपका आया है, ये जो कर्व इसकी बन रही है, ठीक है। इनहिबिटर, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, ये सारी इनहिबिटर्स वगैरह अभी इसको ज़हन में मत रखें, सिंपली ये याद रखिएगा कि आपने जो ड्रग दिया इट नीड्स टू इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर, जिसके बाद ये अपने सर्टेन स्पेसिफिक इफेक्ट्स जो हैं वो शो करेगा, ठीक है। अब रिसेप्टर क्या चीज़ है जी?
फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स जो यूनिट 1 पूरे का पूरा है तुम लोगों का, इसके अंदर ये चीज याद रखना कि इसमें बहुत ज्यादा डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशंस ही ज्यादातर पूछी जाती हैं इसमें से, ठीक है। डेफिनेशंस, आपके रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और एक दो और पॉइंट्स हैं जो आपके यूनिट 1 से ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। रिसेप्टर क्या होता है? वो मॉलिक्यूल जिसके साथ ड्रग बाइंड करके एक चेंज लेकर आता है बॉडी के किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दस्त लग गए हैं खुदा ना खास्ता, तो उसके लिए आपने एंटामिजोल या फ्लैजिल की गोली खाई है, तो इट विल डेफिनेटली बाइंड टू इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और वहां पर जाकर ये एक सर्टन आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो आपका जीआई है, उसके ऊपर जाकर एक्ट करेगा और वहां पर आपको जो मोशन वगैरह लगे हुए हैं वो सारे के सारे बंद करवा देगा ये, ठीक है। इफेक्टर क्या चीज होती है? ये रिसेप्टर था जिसके ऊपर ड्रग अटैच हुआ। इफेक्टर क्या चीज होती है? इफेक्टर उस सिस्टम के उस कंपोनेंट को कहते हैं जो कि आपका डिजायर्ड बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो लेकर आता है, ठीक है। ये देखो, ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ तो उसने एक स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया। इफेक्टर्स वो कंपोनेंट्स जो आपका एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफेक्ट जो आप चाह रहे होते हो ना, वो अचीव करने में या वो अचीव करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। इनको आप इफेक्टर्स का नाम देते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा मुश्किल पार्ट आ रहा है, दैट्स द डोज रिस्पॉन्स कर्व्स, ठीक है। इसमें थोड़े से ग्राफ्स तुम लोगों को शायद मुश्किल लगें, लेकिन अगर आराम से तसल्ली से देखोगे तुम लोगों को कोई इतना मसला इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज होती है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व्स। पहले इसके नाम को तसल्ली से समझ लो घबराने से पहले। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व्स, ठीक है। दिस इज अ ग्राफ, इसको हम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं, ठीक है। ग्रेडेड डोज, ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस के ऊपर आपकी डोज है, ठीक है। 0, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 40, 50, 60, ये उसने स्केल ब्रेक दिखाया हुआ और अल्टीमेटली आप 200 मिलीग्राम तक आपने जो है वो डोज आपने उसको दे दी है। 200 मिलीग्राम से आप ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है। ये आपका सर वाई एक्सेस है, ठीक है। वाई एक्सेस के ऊपर देयर इज अ चेंज इन द हार्ट रेट, बीट्स पर मिनट। अब आपने डोज जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं आप, ठीक है, ये एक कर्व आपकी ग्राफ बनती जा रही है, ये ब्लू सी, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस के ऊपर डोज रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। 0 to 50 बीट्स पर मिनट और 50 से अल्टीमेटली 100 बीट्स पर मिनट। यहां से आपने डोज बढ़ाते गए, ठीक है। पहले आप 10 mg दी, 20 mg दी, 30 mg दी। 10 mg देने के ऊपर आपका जो हार्ट रेट है वो आपका तकरीबन 50 से ऊपर चला गया, 60-70 के दरमियान होगा ये, ठीक है। 20 पर आपने डोज बढ़ा दी, डोज बढ़ाते बढ़ाते 20 mg कर दी, आपका हार्ट रेट जो है वो 80-90 के करीब पहुंच गया है। फिर 30 के ऊपर आपका ये तकरीबन 90-95 के करीब जो है वो आपका हार्ट रेट जो है वो बनेगा। यहाँ पे मकसद दिखाने का इस रिस्पॉन्स कर्व का क्या होता है कि आप डोज और उसका जो रिस्पेक्टिव इफेक्ट आ रहा है उसको आप प्लॉट करते हो एक ग्राफ की शक्ल में, जो कर्व बनाता है, और इसको हम सिंपली ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं। इसमें कोई चीज मुझे नहीं लगता अभी तुम लोगों को तंग करनी चाहिए फिलहाल, ठीक है क्या? When the response of a particular receptor effective system is measured against increasing concentrations of a drug, the graph of the response versus the drug concentration or dose is called a graded dose response curve, ठीक है। जब आप किसी रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम की एक्टिविटी जो है उसको प्लॉट करते हो अगेंस्ट इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द ड्रग, तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखो, ये चीज जेन में रख लो कि EC50 और EMAX, इसके ऊपर अभी आगे चल के बात करते हैं। गाइज, इन केस लेक्चर खत्म हो गया, मैं तुम लोगों को दोबारा से इनविटेशन भेज दूंगा 5 मिनट की नोटिस पे, ठीक है। दोबारा से ज्वाइन कर लेना प्लीज। अच्छा, ये एक और कर्व है, ठीक है, ये भी ग्रेडेड डोज, ये भी डोज रिस्पॉन्स कर्व है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो, चीज ये भी वही है, ये वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस के ऊपर उसने चेंज द हार्ट रेट ले लिया, बीट्स पर मिनट, 50 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट का चेंज आ रहा है, ठीक है। ये एक्सेस है, इसके ऊपर क्या मसला हुआ है? इसके ऊपर अब इस दफा उसने ना डोज जो लेनी थी उसका उसने लॉगरिदम या लॉग लिया उसने उसका, ठीक है। इसलिए ये 0.5, 550, 500, ठीक है।
अच्छा ठीक हो गया, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग प्रेस करना भूल गया था। जस्ट रिमेंबर कि इस वाले के अंदर आपने जो लॉग लिया है डोज का वो एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है और इसमें सिग्मोइड शेप बन रही है और इसके अंदर आपकी ये वाली ऊपर से फ्लैट हो जाने वाली कर्व बनती है आपकी, ठीक है। Emax और EC50 अपने जिनों में रखो। अच्छा, अब Emax और EC50 हैं क्या? Emax जी, इट इज द एफिकेसी ऑफ द ड्रग। फिलहाल कीप दिस थिंग इन माइंड। EC50 क्या है? EC50 is the concentration or dose that causes 50% of the maximal effect or toxicity. ठीक है? EC50 50 यहां से 50% से याद कर लो उसको। EC50 50% of the maximum effect। अब देखो इन कर्व्स को। EC50 आपका जो इफेक्ट है ये मैक्सिमम इफेक्ट है। Emax एफिकेसी या मैक्सिमम इफेक्ट ये 100 के ऊपर मैक्स आ रहा है। ये 100 के ऊपर इसका मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है, Emax आ गया। ठीक है, हमने कहा था कि जी Emax इज द मैक्सिमल एफिकेसी या सिंपल एफिकेसी ऑफ द ड्रग्स। EC50 क्या था? कॉन्सेंट्रेशन या वो डोज जो आपका 50% इफेक्ट, मैक्सिमम इफेक्ट का आपका 50% लेकर आती है। ये देखो, ये 100 आपका मैक्सिमम इफेक्ट है, 50 आपका 50% इफेक्ट होगा, ये 5 उसका जो लॉगरिथम बन रहा है डोज का वो आ रहा है आपका EC50। सिमिलरली यहां पर देखो, 100 आपका मैक्सिमम इफेक्ट है, Emax इधर आ रहा है आपका, ठीक है। 50 आपका 50% ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है आपका, वो आपका EC50 यहां पर जो डोज बन रही है ना जी, वो आपका EC50 आपका या उसकी जिसको कहते हैं कि मैक्सिमम इफेक्ट, EC50 है, इसको ED50 भी कहते हैं। इसके ऊपर आगे चल के भी मजीद हम बात करते हैं अभी थोड़ी सी। अब एफिकेसी क्या चीज है? मैंने बताया कि एफिकेसी Emax है, ठीक है। Efficacy is the greatest effect an agonist can produce if the dose is taken to the highest tolerated level। मैं बार बार कह रहा हूँ, डेफिनेशनें बहुत ज्यादा आती हैं इस यूनिट के अंदर से, ठीक है। ये भी डेफिनेशन है, इसको भी याद करना है। Greatest effect an agonist can produce if the dose is taken to the highest tolerated level। ये वही वाला ग्राफ, मैंने ए वाला ग्राफ फिर इधर लगाया है। ये देखो, मैक्सिमम इफेक्ट 100 है, ठीक है, और आपका जो डोज जिसके ऊपर आपका जो एगनिस्ट जो आ रहा है ना, आपका जिस डोज को प्रोड्यूस कर रहा है 200, ये आपका Emax है। इसके आगे जाके कर्व बिल्कुल डेड फ्लैट हो जाएगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा। ये एफिकेसी है, ठीक है। अब हमने बात की थी EC50 की, ये देखो, ये EC50, ये भी EC50। EC50 है क्या? EC50 को हम आम जुबान में पोटेंसी का नाम देते हैं, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट, ठीक है। जिस तरह आम जुबान में कहते हैं ना जी, मुझे बड़ी हाई पोटेंसी डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक लिख दी है, तो पोटेंसी इज सिंपली द अमाउंट ऑफ ड्रग व्हिच इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट, ठीक है। अब अगर आप इसको ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व में निकालते हो ना, तो EC50 या इसको ED50 भी कहते हैं। तुम लोग इसको EC50 और पोटेंसी याद रखो, बाकी चीजें छोड़ दो, ठीक है। EC50 या ED50 के अंदर ये चीज याद रखो कि 50% जो आपका इफेक्ट जिस डोज के ऊपर आ रहा है ना, ओनू सिंपली असी पोटेंसी कहने हैं या EC50 कहीदा है, ठीक हो गया। आई होप कि तुम लोगों को ये समझ आ गई होगी चीज। अब इसके अलावा फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि सिंपली तुम लोगों ने रटनी है, ठीक है। अगर इसमें समझने में जाओगे, कॉन्सेप्ट बनाने में जाओगे, तो तुम लोगों के लिए मुश्किल होगा। इसके अंदर सिंपली वो आपको कहता है जी डिफाइन द फॉलोइंग। उसमें से सबसे ज्यादा जो डेफिनेशन पूछी जाती है दैट इज ऑफ स्पेयर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स में पीछे जा रहा हूँ, रिसेप्टर्स पे हम लोगों ने बात की थी कि रिसेप्टर क्या होता है? A molecule to which a drug binds to bring about a change in the function of the biological system। जब तक ड्रग रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। कमिंग बैक, स्पेयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है, स्पेयर यानी कि एक्स्ट्रा, कोई रिसेप्टर्स जो आपके पास बच गए। Set to exist if the maximum drug response Emax is obtained at less than 100% occupation of the receptors। 5 मिसाल दे रहा हूं, 5 मिलीग्राम पैनाडोल के लिए आपको 100 में से 70 रिसेप्टर चाहिए कि वो 5 मिलीग्राम के साथ जाकर अटैच करें और आपको जो आपका डिजायर्ड इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करके दें, ठीक है। 100 में से 70 पैनाडोल ने पकड़ लिए जो उसको रिक्वायर्ड है। अब जो रिसेप्टर्स बच जाएंगे ना, 30 रिसेप्टर्स, वो आपके स्पेयर रिसेप्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स आपके रिसेप्टर्स ने दे दिया, लेकिन कुछ रिसेप्टर्स अभी अनऑक्यूपाइड हैं,
उन बच जाने वाले हम रिसेप्टर्स को स्पेयर रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। अब एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट या फुल एगोनिस्ट, ठीक है, द ड्रग केपेबल ऑफ फुली एक्टिवेटिंग द इफेक्टर सिस्टम व्हेन इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर, उसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट तुम लोग पहले भी पढ़ते आए हो, एक एगोनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट वो होता है जो एक पॉजिटिव स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपका रिएक्शन लेकर चलता है, ठीक है। एंटागनिस्ट या एंटागनिस्ट, ANTAGONIST, दैट इज, उसको आप ये इस तरह से समझ लो कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका जो रिएक्शन है उसको लेकर चलता है। एगनिस्ट वो ड्रग्स that are capable of fully activating the effector system when they bind to the receptor। ये जरा डायग्राम मैं पीछे जा रहा हूं, ये डायग्राम देखो, एद थल्ले एगनिस्ट लिखे हुआ है ऐसी, ठीक है, इसके साथ ये प्लस का साइन है या पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब है कि इसने इस रिसेप्टर के साथ अटैच करके रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है इसने आपका, और इसने कुछ नहीं करना, ठीक है। वापस आ जाओ, ये हो गया आपका एगनिस्ट। इसको कुछ लोग फुल एगनिस्ट भी कहते हैं, कुछ सिंपल एगनिस्ट भी कहते हैं। सर पार्शियल एगनिस्ट क्या चीज होती है? पार्शियल एगनिस्ट प्रोड्यूसेस लेस देन द फुल इफेक्ट इवन व्हेन इट हैज सैचुरेटेड द रिसेप्टर्स। पार्शियल एगनिस्ट वो ड्रग या वो किस्म ड्रग की जो कि आपका पूरा इफेक्ट नहीं लेकर आता, मैक्सिमम इफेक्ट नहीं शो करता आपका, बेशक उसने 100 के 100 रिसेप्टर उसने जो है वो बाइंड कर लिया उसमें, उसको हम पार्शियल एगनिस्ट कहते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो टर्म है जी, दिस, ये आपने सिर्फ इसको जो है वो रटा मारना है, आपने इसको रटना है आपने इसको, और आपने इसके साथ सर कुछ नहीं करना आपने। एंटागनिस्ट से आज हम लोग जो है वो बात शुरू करेंगे। एंटागनिस्ट जिस तरह से इंग्लिश की टर्म है उसमें हम लोग ये बात करते हैं कि ऐसी कोई चीज जो कि ऑपोजिट इफेक्ट जो होता है वो एगनिज्म का जो है वो प्रोड्यूस करे, ठीक है। सिमिलरली एंटागनिस्ट क्या होता है? A drug that binds without activating its receptor and thereby prevents activation by an agonist। एक चीज याद रखें कि एंटागनिस्ट जो होता है वो सिंपली आपकी एगनिस्ट, और जो हमने बात की थी रिसेप्टर्स के साथ फिर पूरा इफेक्ट आता है, ये प्रीवियस स्लाइड के अंदर एंटागनिज्म जो होता है वो यहाँ पर एक्ट करता है। अगर आप लोग थोड़ा गौर से देखो तो ये कंपैरेटिव इनहिबिटर एलोस जो है वो यहाँ पर दिया हुआ, और ये नेगेटिव का जो साइन है वो शो कर रहा है, ठीक है। दिस इज एंटागनिज्म बीइंग डिपिक्टेड ओवर हियर। ये इस साइड पर जाके लग जाएगा और अल्टीमेटली जो इफेक्ट आने चाहिए वो नहीं आएंगे। ये बी के नाम से है, अगर आप देखो तो बी यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स को भी एक तो कम कर रहा है, और उसके लिए आपको डोज भी जो है वो ज्यादा देनी पड़ रही है, क्योंकि वो ए के साथ जो है वो एंटागनिज्म का जो है वो काम कर रहा है। कमिंग बैक, एंटागनिस्ट के अंदर 3 तरह की मेजर टाइप्स होती हैं, कंपैरेटिव और इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट, फिजियोलॉजिक एंटागनिस्ट और केमिकल एंटागनिस्ट, ठीक है। जिस तरह से इनका नाम आपके सामने नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल उसी तरह से इनकी डेफिनेशंस भी जो हैं वो आपको आएंगी इंशाल्लाह। कंपैरेटिव और इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट जो होते हैं, अगर आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पहले पढ़ लो, कंपैरेटिव एंटागनिस्ट आर ड्रग्स दैट बाइंड टू द एगनिस्ट रिसेप्टर साइट इन अ रिवर्सिबल वे, ठीक है, विदाउट एक्टिवेटिंग द इफेक्टर सिस्टम फॉर दैट पर्टिकुलर रिसेप्टर। ये चीज ज़हन में रखिएगा कि कंपैरेटिव एंटागनिस्ट जो होता है, नाम से जिस तरह से लग रहा है कि कंपैरेटिव का मतलब है कि ये compete करता है, किसके लिए? उस साइट के ऊपर या उस रिसेप्टर के लिए compete करता है एगनिस्ट के साथ, जहां पर जाके ड्रग ने अटैच होना है और अपना एक रिस्पेक्टिव जो उसका इफेक्ट है वो उसने शो करना है। ये वाली डायग्राम देखें, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर उसने डोज ली हुई है, वाई एक्सिस के ऊपर उसने मैक्सिमम इफेक्ट जो ड्रग का आना चाहिए वो लिया हुआ उसने। अब ये जो ब्लू वाला कर्व है एस शेप, ठीक है, दिस इज विद द एगनिस्ट अलोन, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने कंपैरेटिव एंटागनिस्ट जो है वो अभी हमने नहीं शो किया, ठीक है। जब हमने इसी सिस्टम के अंदर कंपैरेटिव एंटागनिस्ट जो है उसको ऐड कर दिया, तो नंबर 1 अगर आप देखो, हमें जो डोज थी एक तो वो हमें इंक्रीज करनी पड़ी एगनिस्ट की एंटागनिस्ट की वजह से, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली उसका जो इफेक्ट आना था वो तकरीबन सेम था। सेम इसलिए था क्योंकि कंपैरेटिव एंटागनिस्ट जो होते हैं दे सिंपली बाइंड इन अ रिवर्सिबल वे, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कंपैरेटिव एंटागनिस्ट जो है वो जाकर इफेक्टिव सिस्टम के साथ
रिसेप्टर के साथ सॉरी अटैच हो गया है तो वो उसको छोड़ेगा नहीं और वो उस सिस्टम को जो है वो बिल्कुल यूजलेस रेंडर कर देगा। रिवर्सिबल से मतलब है कि जहां वो अटैच होता है वहां वो डिटैच भी हो सकता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इरिवर्सिबल जो आपके एंटागनिस्ट होते हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एक दफ़ा ये उस रिसेप्टर के साथ अगर अटैच हो गया तो उससे इसको डिटैच करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से आता है। ये वही ग्राफ है, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम 100 दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका देखो डोज दी गई है, ठीक है। ये नॉर्मल इस रिएक्शन का कर्व आ रहा है कि 0.01 लॉगरिदम के ऊपर जब हमने डोज देनी शुरू की तो वो अल्टीमेटली 100 तक उसने इफेक्ट जो अपना अचीव कर लिया। लेकिन जब यहाँ पर इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट आ गया तो उसने आकर रिसेप्टर साइट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से आपका जो पूरा इफेक्ट है वो नहीं आया और मैक्सिमम इफेक्ट आपका 50 से भी कम आ रहा है, ठीक है। माइंड यू ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके बन जाते हैं कि कंपैरेटिव एंटागनिस्ट क्या है, इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट क्या है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं बन पाते तो ये चीज ज़हन में रखिएगा कि दीज आर जस्ट डेफिनेशंस दैट नीड टू बी लर्नड बाय हार्ट। ये डेफिनेशंस एज इट इज जो हैं वो आपको पूछी जाएंगी प्रॉफ के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज आती है आपकी वो आ जाती है आपकी फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट या फिजियोलॉजिक एंटागनिस्ट इसको कहते हैं। डेफिनेशन से साफ पता लग रहा है कि इट बाइंड्स टू अ डिफरेंट रिसेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट ऑपोजिट टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग इट एंटागनाइजेस। सिंपली याद रखिएगा कि जो हमारी ये गेम है सारी एंटागनिस्ट की, फार्माकोलॉजिकल एंटागनिस्ट हो गया या सिंपल एंटागनिस्ट हो गया, इन्होंने जाकर उस रिसेप्टर के ऊपर अटैच करना होता है जहां पर नॉर्मली जो ड्रग है वो जाके अटैच करता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जो है वो उस स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर अटैच जाकर नहीं होता एंटागनिस्ट, ये दूसरे किसी रिसेप्टर पे जाकर अटैच होगा, लेकिन इसका काम वही है कि इसने ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, डिफर्स फ्रॉम अ फार्माकोलॉजिकल एंटागनिस्ट या सिंपल एंटागनिस्ट व्हिच इंटरैक्ट्स विद द सेम रिसेप्टर एज द ड्रग इट इनहिबिट्स। मकसद बताने का ये है आम जुबान में कि फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट जो है उसने इफेक्ट एंटागनिज्म वाला ही देना है, लेकिन उसका रिसेप्टर और होगा। जो सिंपल एंटागनिस्ट है जिसको हम फार्माकोलॉजिकल, इसको हम फार्माकोलॉजिकल एंटागनिस्ट भी कह सकते हैं, उसने जाकर उसी सेम रिसेप्टर पे अटैच होना है जिसके ऊपर ड्रग ने अटैच होना है। तो ये दोनों का फर्क है, काम दोनों का एक ही है। और लास्ट जो आपका आ जाता है दैट्स द केमिकल एंटागनिस्ट। केमिकल एंटागनिस्ट इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद द ड्रग बीइंग एंटागनाइज्ड टू रिमूव और प्रिवेंट इट फ्रॉम बाइंडिंग टू इट्स टारगेट। ये चीज इनमें रखिएगा। अब तक पीछे हमने जितने भी एंटागनिस्ट पढ़े हैं, आपका फिजियोलॉजिकल है, कंपैरेटिव है, इरिवर्सिबल है, ये तमाम एंटागनिस्ट जो हैं वो रिसेप्टर के ऊपर जाकर अटैच हो रहे हैं, वो रिसेप्टर के ऊपर जाकर क्लिंग कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल एंटागनिस्ट की ऊपर बात हो रही थी कि केमिकल एंटागनिस्ट और दूसरे एंटागनिस्ट में ये मेन फर्क होता है कि केमिकल एंटागनिस्ट जो होता है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है उस ड्रग के साथ जिसको एंटागनाइज करना होता है। इसका रिसेप्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, ये तुम लोगों के सामने ये चीज़ लिखी भी हुई है कि केमिकल एंटागनिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन विद द रिसेप्टर ऑफ द एगनिस्ट, ठीक है। ये फर्क है इन दोनों के अंदर। अब इनकी मिसालों को अगर तुम लोग देखो तो इस स्टेज के ऊपर तुम लोगों को इनकी एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि ये डेफिनेशंस जो होती हैं वो आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, प्रॉफ के अंदर, मोस्टली यूनिट 1 के अंदर से, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज थेरेप्यूटिक इंडेक्स एंड थेरेप्यूटिक विंडो। इसका भी मैं फिर से बता दूं कि ज्यादातर इसमें से जो है वो आपसे डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या चीज़ है, इसकी पहले डेफिनेशन आराम से गौर से पढ़ो और इसको दिमाग में बिठाओ। द रेशियो ऑफ द TD50 और LD50 टू द ED50 डिटर्मिन्ड फ्रॉम क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व्स। मैं फिर कह रहा हूँ, रेशियो ऑफ द TD50 और LD50 टू द ED50, ठीक है, डिटर्मिन्ड फ्रॉम क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व्स। इंडेक्स का जो वर्ड है ना, ये जहां कहीं भी आ जाए समझ जाओ कि वो आपसे रेशियो डिमांड कर रहा है या फ्रैक्शन डिमांड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है द रेशियो ऑफ द TD50। TD50 है क्या?
TD50 इज टॉक्सिक डोज, और टॉक्सिक डोज कितनी डोज, कॉन्सेंट्रेशन और डोज विच कॉजेस 50% ऑफ द टॉक्सिसिटी। हमने शुरू में एक कॉन्सेप्ट बिठाया था अपने ज़हनों के अंदर कि जितने भी ड्रग्स हैं हमारे पास, दे हैव दिस एबिलिटी टू बिकम टॉक्सिक। ठीक है, एक स्पेसिफिक, हर ड्रग जो होता है वो एक स्पेसिफिक डोज के ऊपर अपना थेरेप्यूटिक या अपना ऐसा इफेक्ट देता है जिससे कि इंसान को फायदा होता है। अगर वो उस स्पेसिफिक डोज से ऊपर चला जाए तो इट कैन कॉज टॉक्सिक इफेक्ट्स, वो जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक है, अब TD50 क्या चीज़ है, कॉन्सेंट्रेशन और डोज इट कॉजेज 50% ऑफ द टॉक्सिसिटी। वापस आओ, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, रेशियो ऑफ द TD50 या टॉक्सिक डोज। ठीक है, अब TD50 को आप LD50 भी लिख सकते हो। LD50 क्या चीज है, लीथल डोज इन 50% ऑफ द पेशेंट्स। ये जो 50 है सबस्क्रिप्ट में, ये 50% ऑफ द पेशेंट्स है। ठीक है, इसको टॉक्सिक डोज याद कर लो, रेशियो ऑफ द टॉक्सिक डोज टू द ED50। व्हाट इज ED50? ED50 इज द इफेक्टिव डोज, वो कॉन्सेंट्रेशन या वो डोज जो 50% ऑफ द मैक्सिमल इफेक्ट जो होता है ना आपका, वो शो करती है। अब थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या हो गया, थेरेप्यूटिक इंडेक्स सिंपली एक रेशियो है थेरेप्यूटिक डोज की और इफेक्टिव डोज की। ठीक है, और ये आपने कहाँ से TD50 ED50 निकाले, आपने निकाले क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। ये हैं जी आपकी डोज रिस्पॉन्स कर्व्स। ठीक है, इनसे आपने ED50 भी निकाल लिया, इनसे आपने LD50 भी निकाल लिया, और उसके बाद आपने दोनों की एक रेशियो कैलकुलेट की। ठीक हो गया, TD50 LD50 ED50 की बात हमने कर ली। ये वही स्लाइड है। अब जरा इस डायग्राम की तरफ देखो। पहली ये चीज भी ज़हन में रखें कि द थेरेप्यूटिक इंडेक्स इट रिप्रेजेंट्स एन एस्टिमेट ऑफ द सेफ्टी ऑफ अ ड्रग, कि एक ड्रग किस कदर सेफ है, उसको देना किस कदर सेफ है फॉर एनी पर्टिकुलर एज। थेरेप्यूटिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरा ये डायग्राम देखो। ठीक है, ये देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर प्रॉब्ली ये ड्रग उसने डाला हुआ है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ब्लू और ग्रीन वाले एरिया के बिल्कुल मिड में ये उसने टिक एक लगाया हुआ है जिसको उसने लिखा हुआ है कि अमाउंट एट विच द ड्रग इज इफेक्टिव। ठीक है, इस स्पेसिफिक डोज के ऊपर जो है आपका ड्रग अपना असर दिखाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एंटीबायोटिक का कोर्स होता है पूरा 5 दिन का, उस 5 दिन में आप लगातार उसको दिन में 2 टाइम या 3 टाइम जब लेते हो तो बॉडी के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक स्पेसिफिक अमाउंट तक बिल्ड होती है, जिसके बाद वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है। ऐसे ही है, इसके अंदर आपने क्या किया कि इसके अंदर आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दी बॉडी के अंदर जहां पर उसने अपने असर दिखाने शुरू कर दिए। ठीक हो गया, अब अगर आप इस स्पेसिफिक डोज से ऊपर जाते जाओगे, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड या इन द बॉडी बढ़ाते जाओगे, तो ये ग्रीन से निकलकर रेड जोन में चला गया। ठीक है, ग्रीन और रेड के बिल्कुल दरमियान में इट इज द अमाउंट एट विच द ड्रग इज टॉक्सिक। ठीक है, मतलब अगर इस एरिया में या इतनी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर आपका ड्रग चला गया तो उसके बाद आपका ड्रग जो है वो आपको फायदे से ज्यादा आपको नुकसान देगा। ठीक है, अब इस नुकसान वाली स्टेट में पहुंचने से पहले पहले और इस फायदे वाली स्टेट के खत्म होने के दरमियान का ये जो टाइम है ना, इसको आप थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहते हो। ठीक है, ये एक जनरल मेजर है जस्ट टू नो कि आपका ड्रग देना कितना सेफ है। ठीक है, ये सेफ से मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आपने किसी को वो ड्रग लगा दिया तो वो बंदा खुदा ना खास्ता उसको मतलब बर्दाश्त ही ना कर सके, और वो उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत अगर कम होगा तो वो थेरेप्यूटिक डोज से फौरन से पहले टॉक्सिक डोज बन जाएगी जाके वो। इसी चीज़ को अगर तुम लोग एक ग्राफ की शक्ल में देखो तो तुम लोगों को ED50 इफेक्टिव डोज और टॉक्सिक डोज का कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका वाई एक्सिस है जहाँ पर आपका जो है वो इफेक्ट नज़र आ रहा है परसेंटेज ऑफ द पीपल के अंदर, परसेंटेज पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके ड्रग की डोजेज है। ठीक है, ED50 इज इफेक्टिव डोज इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। ये देखो, इस डोज के ऊपर ये जो आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो आपका 50% लोगों के अंदर आ रहा है।
आपने डोज बढ़ा दी तो ये टॉक्सिक डोज हो गई 50% ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर। तो ये आपका जो रेड वाला ग्राफ है ये आपका टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है। इन दोनों के दरमियान का जो ये एरिया है इसको आप थेरेप्यूटिक इंडेक्स का नाम देते हो। ठीक है, ये चीज याद रखें, ये जितना ज्यादा वाइड होगा उतना ज्यादा आपका ड्रग देना सेफ है, कि मतलब आप सेफली उसको दे सकते हो। जितना ज्यादा ये दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स का ये कम होगा, सिमिलरली यहाँ पर ये जितना फासला कम होगा उतना ज्यादा आपका ड्रग देना खतरनाक होता है आपका। ऐसे ड्रग को फिर आपको बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है, उसकी डोजिंग आपको बहुत एहतियात से और बहुत केयरफुल होकर आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग के साथ आपको ड्रग जो है वो आपको लगानी पड़ती है आपको। अब थेरेप्यूटिक विंडो क्या चीज़ है? थेरेप्यूटिक विंडो भी, इसका मकसद भी वही है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखो, ये बेसिकली आपको डोजेज की एक रेंज दे देता है आपको। डोजेज रेंज बिटवीन द मिनिमम इफेक्टिव थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन एंड द मिनिमम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डोजिंग की रेंज है ना, उसको आप थेरेप्यूटिक विंडो कहते हो। दिस इज मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू थेरेप्यूटिक इंडेक्स, क्योंकि ये आपको डोजेज की रेंज दे देता है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स के अंदर तो आपने कह दिया ना कि अगर ED50 उसका 3 मिलीग्राम है, ठीक है, तो इफेक्टिव डोज उसकी 3 मिलीग्राम है, 4 मिलीग्राम में वो फिर टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली TD50 अगर उसकी 150 है या 100 है या 200 है तो उसके बाद वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है। थेरेप्यूटिक विंडो ज़्यादा बेहतर है थेरेप्यूटिक इंडेक्स से, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक डोजेज की रेंज आपको प्रोवाइड कर देता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, थेरेप्यूटिक इंडेक्स की डेफिनेशन और थेरेप्यूटिक विंडो की डेफिनेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थेरेप्यूटिक विंडो के ऊपर बाज़ औक़ात नोट भी आ जाता है। अब इसमें जो चीज़ दूसरी याद रखने वाली वो ये है कि जिन मेडिसिन का या जिन ड्रग्स का थेरेप्यूटिक विंडो स्मॉल होता है या छोटा होता है, उनको भी आपने बहुत केयरफुली एडमिनिस्टर करना है या केयरफुली आपने उनको लगाना है। ठीक है, उनको ब्लड में मुसलसल आपने उनको मॉनिटर करते रहना है, आपने देखते रहना है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कहीं बढ़ तो नहीं गई, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गई। ठीक है, बिकॉज ये ड्रग्स ऐसी हैं कि जिनके अंदर आप थोड़ा सा भी एक स्पेसिफिक डोज से ऊपर अगर काम चला गया तो वो आपके लिए और जो पेशेंट है उसके लिए खतरनाक हो सकती है चीज़ उसकी। लास्ट इसमें जो है टॉपिक फार्माकोडायनामिक्स के अंदर, वो है रिसेप्टर रेगुलेशन। और रिसेप्टर रेगुलेशन की भी ज़्यादा डिटेल आपको नहीं रिक्वायर्ड। याद रखें कि कुछ टर्म्स रिसेप्टर्स के रिलेटेड हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें सबसे पहली आ जाती है जी टैकीफाइलैक्सिस या टैकीफाइलैक्सिस ऑफ द रिसेप्टर्स। फ्रीक्वेंट या कंटिन्यूस एक्सपोजर टू एगोनिस्ट। आपने एक ड्रग दे दी बॉडी के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक गोली खिला दी पैनाडोल की। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, पैनाडोल ये काम नहीं करता होता। पैनाडोल की आपने एक गोली खिला दी, पैनाडोल की गोली के लिए रिसेप्टर्स आए आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, उन्होंने जो है वो आकर उसके साथ पैनाडोल के साथ अटैच करना शुरू करके अपना काम करना शुरू कर दिया। 2 मिनट बाद आपने एक और खा ली, 3 मिनट बाद आपने एक और खा ली, फिर 1-2 सेकंड बाद आपने एक और खा ली। अब मुसलसल आपकी बॉडी जो है वो एक्सपोज, उसको जो पैनाडोल ड्रग है वो मिल रही है उसको। ठीक है, तो इस तरह करने से क्या होता है कि जो आपका रिसेप्टर रिस्पॉन्स है ना, वो थोड़ी देर के लिए डिम हो जाता है, या थोड़ी देर के लिए वो रिसेप्टर जो जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं वो थोड़ा कम उसका असर हो जाता है। रिसेप्टर्स आपके कह लो कि ऑक्यूपाइड होते हैं, वो पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाते। इस चीज को हम टैकीफाइलैक्सिस का नाम देते हैं, टैकीफाइलैक्सिस ऑफ द रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये कब होता है? जब आप बार बार एक ही ड्रग उसी कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो दे जाओ दे जाओ दे जाओ। दिस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। और दूसरी जो टर्म है दैट इज अप या डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। अप रेगुलेशन क्या होती है? अप रेगुलेशन जिस तरह के नाम से पता चल रहा है कि आपको जो है आपने रिसेप्टर्स जो है उसको इसको बल्कि यार तुम लोग ऐसे ही याद कर लो, मजीद किसी उसमें ना पढ़ो, कि लॉन्ग टर्म रिडक्शन इन रिसेप्टर नंबर। ठीक है, कब होती है? जब आपका कंटिन्यूस रिस्पांस जो होता है एगनिस्ट या ड्रग से जो होता है वो बार बार हो रहा होता है। टैकीफाइलैक्सिस में हमने कहा कि अगर बार बार आपका ड्रग आकर रिसेप्टर के ऊपर अटैच होता है तो उसमें आपका जो रिसेप्टर का रिस्पांस है वो थोड़ा कम हो जाता है, उसको आप टैकीफाइलैक्सिस कहते हो। ठीक है, डाउन रेगुलेशन में क्या होता है कि रिसेप्टर का जो नंबर है ना वो कम हो जाता है। जब आप तवील अरसे के लिए लगातार आप जो है वो दे जाते हो, कोई ड्रग दे जाते हो। यही वजह है कि ड्रग अगर आप मिस यूज़ करो
या उसकी डोजेज प्रॉपरली ना लो प्रॉपर टाइम इंटरवल से, और जब दिल किया खा ली, तो उसके वजह उसमें ये होता है कि फिर जो दवाई का असर है ना वो होना कम हो जाता है। ठीक है, वो इसी वजह से हो रहा होता है कि आपके रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन हो रही होती है। डाउन से मतलब है रिसेप्टर्स का नंबर जो है वो कम हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अप रेगुलेशन के अंदर क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब लंबे अरसे के लिए रिसेप्टर एक्टिवेशन जो है वो बंद हो जाती है, आप कोई ड्रग नहीं लेते, तो उस ड्रग के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो नेचुरली इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कोई खुदा न खास्ता कोई मसला होता है, आप उसके लिए एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हो, तो एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है कि आपका लगातार आप ले रहे हो, तो अल्टीमेटली एक स्टेज आती है कि वो एंटीबायोटिक जो है वो, या इसकी मिसाल बल्कि इस तरह ले लो, पेनिसिलिन किसी दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी। हर बीमारी में, हर मसले में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो थी वो दे दी जाती थी। ठीक है, फिर एक स्टेज ऐसा आया कि जी सबने कहा कि जी पेनिसिलिन के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई हुई है, तो आप पेनिसिलिन ना दें। ठीक है, रेजिस्टेंस को तुम याद कर लो कि डाउन रेगुलेशन के तौर पर याद कर लो उसको। ठीक है, फिर लोगों ने और एंटीबायोटिक्स बना ली, सिप्रो बना ली, ऑगमेंटिन बना ली, इस तरह की चीज़ें बना ली उन्होंने। ये सारा कुछ जब हमने किया तो हमने पेनिसिलिन को एक लंबे अरसे के लिए छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अब जब हम दोबारा किसी को पेनिसिलिन देते हैं तो उसका एक अच्छा इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि उसकी अप रेगुलेशन होगी हुई है रिसेप्टर्स की। ठीक है, याद रखो ये सिर्फ एक मिसाल है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें, ये सिर्फ तुम लोगों को समझाने की कर सका है। इसमें भी आपने अप रेगुलेशन क्या होती है रिसेप्टर की, उसकी डेफिनेशन याद करनी है आपने। डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स क्या होती है, टैकीफाइलैक्सिस को आपने डिफाइन करना, वो आपको पता होना चाहिए। तो मतलब दिस यूनिट इज मोस्टली कंसर्न्ड विद योर डेफिनेशंस एंड स्पेसिफिक टर्म्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अटेंटिवली। किसी की